कल हम लोगों ने चैप्टर 1 देख लिया था। आज जो है चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट लेक्चर 2। अब जीएसटी के अंदर डिफाइन किया है कि सप्लाई किसे कहा जाएगा, ठीक है। जीएसटी लगेगा कब? जब सप्लाई होगा। तो सप्लाई कहा किस चीज को जाएगा, सप्लाई होगा क्या, डिफाइन करना होगा ना। सप्लाई से वर्ड दिया हमने, नामकरण किया कि हम ये जो चीज कर रहे हैं, मतलब हम सामान बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हमने उसे टर्म दिया सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई तो हमने टर्म दिया, पर सप्लाई जीएसटी के अंदर किस चीज को सप्लाई डिफाइन किया जाएगा, समझा जाए कि हाँ ये सप्लाई है, इसके पे ऊपर जीएसटी लगेगा। यही हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि सप्लाई, बेसिकली जीएसटी के अंदर सप्लाई का अर्थ क्या है, ठीक। तो सेक्शन 7 ने सप्लाई को डिफाइन किया। सेक्शन 7 ने सप्लाई को डिफाइन किया, ठीक है। सेक्शन 8 ने बताया कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। शेड्यूल 1 ने बताया एक्टिविटी जो कि सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 क्यों आया? ये सेक्शन 7 जब पढ़ोगे तो इसका एक्सेप्शन शेड्यूल 1 है बेसिकली, ठीक है। सेक्शन 7 का एक्सेप्शन शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 कहा एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, इसको सप्लाई ऑफ गुड मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है कल हमने कहा था कि कभी कभी दिक्कत था, सर्विस टैक्स भी लग रहा था, वैट भी लग रहा था एक ही चीज के ऊपर, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था या फिर रेस्टोरेंट सर्विस था, तो वहां पे सब वैट भी लग जा रहा था, सर्विस टैक्स भी लग जा रहा था, ठीक है। वैट और सर्विस टैक्स दोनों लग रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को जीएसटी ने सॉल्व किया। कैसे? शेड्यूल 2 लाके वहां उसने क्लियरली बता दिया कि रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, समझे। सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 3 उसने बताया कि ये इसके अंदर जो भी कवर है ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। कहने का मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जब सेक्शन 7 में आते हैं तो सेक्शन 7 का डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो कहेगा, एनालिसिस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या सेक्शन देखना है? सेक्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 7 ने क्या कहा? सप्लाई इंक्लूड्स, तो ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ हो सकता है, गुड्स भी हो सप्लाई हो, सर्विस भी हो, गुड्स और सर्विस बोथ, ठीक है। सच एज सेल ट्रांसफर, सेल हो सकता है, वो हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है बार्टर सिस्टम में हो सकता है एक्सचेंज हो सकता है लाइसेंस हो सकता है रेंटल हो सकता है लीज हो सकता है डिस्पोजल हो। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। आया समझ में? सेक्शन 7 का एक्सेप्शन कैसे है? फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई नहीं हो सकता है। तो कंसिडरेशन होगा तभी सप्लाई माना जाएगा, इसलिए शेड्यूल 1 आया। और उसने कहा कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई मानेंगे। किन केसेस में? शेड्यूल 1 बताएगा आगे कि इन केसेस में कंसिडरेशन ना हो फिर भी सप्लाई मानेंगे। बाय अ पर्सन इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक पर्सन के द्वारा होना चाहिए। पर्सन कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, सारी चीजें पर्सन यहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग इनकम टैक्स में पढ़े उसके अलावा भी यहाँ पे पर्सन वाइड है। ये पर्सन देखो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन, बीओआई, हमने ये पढ़ रखा था, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये इनकम टैक्स में नहीं थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी कवर है। सोसाइटी, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो बाय अ पर्सन, तो पर्सन कौन हुआ समझ गए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई का डेफिनेशन मीट नहीं करेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन दिया गया।
तो इस वाले क्लॉज का एक्सेप्शन है, इस वाले क्लॉज का एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन शेड्यूल 1 है, इसका एक्सेप्शन यही नीचे में कवर है। ठीक है, बिजनेस के लिए होना चाहिए सप्लाई, बिजनेस के लिए होना चाहिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो जीएसटी वहां पे नहीं लगेगा। समझिए। उसके बाद द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। एक्सप्लेनेशन दिया गया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास इट hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constituent shall be deemed to be two separate persons. The supply of activity or transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another person. नहीं समझ में आया? समझो। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, तो इसका दो पार्टनर होगा, मिस्टर हो सकता है मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो कहा गया पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर ए और मिस्टर बी सेपरेट पर्सन माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर बी को गुड्स या सर्विस देता है, पार्टनरशिप फॉर्म मिस्टर ए को गुड्स या सर्विस देता है, या मिस्टर ए पार्टनरशिप फॉर्म को गुड्स या सर्विस देता है, या मिस्टर बी पार्टनरशिप फॉर्म को गुड्स या सर्विस देता है, तो उन केस में ये लोग सेपरेट पर्सन माना जाएगा और इन दोनों के बीच होने वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई के अंडर कवर होगा। द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन, कौन पर्सन? बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन इंडिविजुअल, तो पार्टनर इंडिविजुअल तो है नहीं, फॉर्म है। टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर, कौन इसका मेंबर? मिस्टर ए, और कंस्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन, बाय अ मेंबर टू अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, बाय अ मेंबर, by a member to its to a person other than individual। उल्टा ये हो गया इसका। तो मेंबर भी अगर इसको कुछ देता है या ये मेंबर को देता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। फॉर कैश, कैश के बदले, फॉर डिफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, हो सकता है कि कैश के रूप में ना हो सकता है डिफर्ड पेमेंट ना हो कि बाद में पेमेंट करना, ठीक है, बट कोई अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वहां इन्वॉल्व है, समझे, तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो वही चीज समझाया गया। अगर एक पर्सन जो कि इंडिविजुअल नहीं है वो सर्विस देता है, वो गुड्स देता है अपने मेंबर को या अपने कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब अपने पार्ट्स को, ठीक है, अपने हिस्सेदार को, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा मतलब बाय अ मेंबर टू अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, मेंबर भी अगर देता है, समझ गए, पार्टनरशिप फॉर्म को, तो वो सप्लाई माना जाएगा। आया समझ में? ये डबल ए का मतलब समझ गए। वही एक्सप्लेनेशन दिया गया। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, कुछ भी कहीं भी लिखा हो उसको भूल जाओ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ में लिखा हो, फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, और कोई भी जजमेंट हो, कोई भी डिक्री हो, कोई भी कोर्ट ऑर्डर हो, सब भूल जाओ, कोई भी ट्रिब्यूनल का अथॉरिटी, सब 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 हटा दो। एक पर्सन और उसका मेंबर या उसका कंस्टिट्यूएंट दो सेपरेट पर्सन माना जाएगा, एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंटर से आलिया बी डीम टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच पर्सन टू अनदर पर्सन, तो सप्लाई माना जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया गया। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जाम्पल जेवी, जेवी ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? दो आदमी मिलकर ज्वाइंट वेंचर बना सकता है, हो सकता है कंपनी हो सकता है एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया, तो ज्वाइंट वेंचर सर्विस देगा कंपनी को, जो सर्विस देगा इंडिविजुअल को, वो भी सप्लाई है। कंपनी अगर कोई सर्विस या गुड देगा ज्वाइंट वेंचर को तो वो भी सप्लाई है। इंडिविजुअल को गुड्स या सर्विस देगा जेवी को, तो समझ गया।
तो जेवी अगर सर्विस देता है कंपनी को, जेवी अगर गुड्स देता है कंपनी को, या कंपनी गुड्स देता है जेवी को, ये दोनों सेपरेट पर्सन माना जाएगा। ये मेंबर है, जेवी का मेंबर है कंपनी, इंडिविजुअल मेंबर है जेवी का, ठीक है, जॉइंट वेंचर का। पर हो क्या रहा है, यहाँ एक्ट के लिए दोनों सेपरेट माना गया है, ठीक है। तो जेवी जो भी काम करेगा कंपनी के लिए वो सप्लाई माना जाएगा, जेवी जो भी काम करेगा इंडिविजुअल के लिए वो इंडिविजुअल के लिए सप्लाई माना जाएगा, इंडिविजुअल जो भी काम करेगा जेवी के लिए वो सप्लाई माना जाएगा। समझ गए? चाहे वो कैश में, फॉर कैश का ही कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंसिडरेशन जरूरी है। किसी को सप्लाई मानने के लिए क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब तक नहीं है तब तक वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब कि कंसिडरेशन होना, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इसलिए कैश, डिफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इनका होना जरूरी है सप्लाई मानने के लिए। इसलिए स्टेटमेंट समझ में आ गया अब क्या था ये। उसके बाद वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन, ध्यान रखिएगा ये किसका एक्सेप्शन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। इसका मतलब कंसिडरेशन तो रहेगा, लेकिन अगर चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे नहीं, सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करेगा, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो नहीं, फॉर अ कंसिडरेशन है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन होगा तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो सकता है बिजनेस के लिए ना हो मेरे, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना पर्सनल घर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना पर्सनल घर बनवा रहा हूँ और इसके लिए मैंने आर्किटेक्ट सर्विस किससे लिया, अमेरिका में बैठे एक बंदे से, ठीक है। तो जब मैंने इसे इंपोर्ट किया, सर्विस क्या हुआ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये कहाँ था, अमेरिका में। मेरा घर कहाँ बन रहा था, इंडिया में। मेरा पर्सनल घर था, बिजनेस के लिए नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो ये सप्लाई माना जाएगा। अगर यहाँ कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व है, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन इसी का एक और आगे केस पढ़िएगा, विदाउट कंसिडरेशन है पर सप्लाई माना जाएगा अगर ये बंदा, ये यूएसए वाला बंदा मेरा कौन हो, रिलेटिव होगा, ठीक है, या डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। यूएसए वाला बंदा अगर मेरा रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, शेड्यूल 1 में पढ़िएगा। तो शेड्यूल 1 तो आया नहीं है, जब तक शेड्यूल 1 नहीं आया है तब तक हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन जरूरी है, चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने बिजनेस के लिए हो या ना हो सकता है बिजनेस के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर और नॉट, ठीक है। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो सकता है मैं बिल्डिंग बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर दोनों कंडीशन मीट हो गया, कंसिडरेशन था ही इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी था, तब तो कोई दिक्कत, तो सप्लाई माना ही जाएगा, तब तो सप्लाई मानना ही मानना है। लेकिन अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं अपना पर्सनल घर बना रहा हूँ, तो भी माना जाएगा अगर कंसिडरेशन है तो। समझ गए? उसके बाद शेड्यूल 1 के बारे में बताया गया कि जहाँ कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाएगा, और इसमें आएगा आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ पर्सन हु इज रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अगर रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उस केस में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा, वो शेड्यूल 1 आपको बताएगा। समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं अपने एनालिसिस पार्ट पे। तो आपको वहाँ पे समझा दिया मैंने, सेक्शन 7 डबल ए जो नया ऐड हुआ था, ए क्या था समझ गए। अब आते हैं हम लोग एनालिसिस पार्ट में। तो बोला सप्लाई होने के लिए 3 पैरामीटर, पहला तो गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई शुड बी ऑफ
गुड्स और सर्विस, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये हम लोग समझ लिया है कि ये तीन चीज जब तक होगा नहीं तब तक जीएसटी एप्लीकेबल होगा नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग विदाउट कंसिडरेशन वाले में, ठीक। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, मोर और लेस सेम चीज है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ से आइए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस पहला क्वेश्चन क्या था, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो इसका मतलब अगर कोई चीज गुड्स नहीं है, कोई चीज सर्विस नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा। हाँ सही है, अगर गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा। तो गुड्स का डिफिनीशन आता है यहाँ पे। तो गुड्स का डिफिनीशन क्या है, सर्विस का डिफिनीशन क्या है। तो गुड्स का डिफिनीशन क्या आ गया, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, supply of anything other than goods or service like money, security does not attract GST। तो अब गुड्स का डिफिनीशन क्या है, गुड्स का डिफिनीशन क्या है, सवाल ये आता है कि हमें ये तो पता चल गया कि सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन गुड्स है क्या, सर्विस है क्या, ये डिफाइन किया है एक्ट आगे जा करके, और आपको बताया कि सप्लाई गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज मूव हो सकता है वो गुड्स है। बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। मनी क्या हुआ, पैसा पैसा पैसा, कैश 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 कैश, ठीक है। सिक्योरिटी क्या हुआ, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, समझ गए, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। बट इंक्लूड्स, तो एक्सक्लूड क्या किया, मनी और सिक्योरिटी को, पर इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है आगे आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। कहने का मतलब धान जब खेतों में लगा हुआ है तो वो गुड्स नहीं है, लेकिन अगर आप धान उगा रहे हैं या घास ही उगा रहे हैं या कुछ भी चीज जो अटैच है, ठीक है, या लैंड का पार्ट है, लेकिन एग्रीमेंट है आपके बीच, क्या एग्रीड है कि सप्लाई के पहले उसे काट के मूवेबल कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक वो घास आपके खेतों में लगा है वो मूवेबल नहीं है, तो ही चीज कह रहा है विच आर एग्री टू बी सीवेड, सीवेड मतलब काटना, बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, समझ गए। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, तो वो बेसिकली इमूवेबल है जब तक काटा ना जाए, तो यही चीज कर रहा है। अगर एग्रीमेंट है कि काट के सर्व, या फिर ऐसा है कि वो काट कर ही बेचा जाएगा, तो जब उसे आप काट दीजिएगा तो वो गुड्स के अंदर है, आया समझ में, क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या कहा था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब तक वो घास आपके खेतों में है वो मूवेबल नहीं है, मूवेबल कब होगा, जब आप उसे काट दीजिएगा, समझ गए। उसके बाद सर्विस के लिए कहा, सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, एंड इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मनी, तो कन्वर्जन ऑफ मनी भी कवर है, यूज ऑफ मनी भी कवर है, लेकिन मनी नहीं कवर है, ठीक है। एनीथिंग अदर देन गुड्स इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, समझिए, समझ में लग गया। रुपये देके डॉलर खरीद रहे हैं तो वहाँ कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी,
एक्टिविटी टू कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी आपका सर्विस नहीं है, उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो आप सर्विस चार्ज लीजिएगा वो एक्टिविटी, समझ गए? एक्टिविटी रिलेटिंग टू, नॉट द एक्टिविटी, एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी। जो आप मनी को कन्वर्ट करिएगा, बाद में मैं एक डीलर हूँ, एक्सचेंज डीलर, आप मेरे पास $2000 लेके आए और कहा आपने कि मुझे रुपये दे दो, तो मैंने आपको रुपये दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई में नहीं आता, पर इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए मैंने कहा कि ये तो आपको कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कन्वर्ट करने के लिए एज अ डीलर मैंने क्या कमाया, तो मैं बोलूँगा आप मुझे कुछ रुपए एक्स्ट्रा मैं काट लूँगा आपका। क्यों काट लूँगा देने टाइम? क्योंकि ठीक है सर, आपका $2000 मोर और लेस जो भी बना, 16,000 रुपया जो भी बना, या 1,60,000 जो भी बना, मैं सर आपको 1,50 ही दूंगा। क्यों 1,50 दूंगा? क्योंकि मेरा सर कहना है कि 10,000 रुपया मेरा सर्विस चार्ज है, ठीक है? आप मेरे पास आए, मैं क्या कमाऊंगा? रेट चल रहा है 84, मान लेते हैं 84 का रेट चल रहा है, तो 2,000 गुने 84, तो सर ये तो आपके मनी के 1,68,000 रुपया, ये तो सर आपने जो दिया मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिया, लेकिन मैंने कमाया कहाँ कुछ, इसलिए मैं आपसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। या तो आप मुझे वो दे दीजिए, या तो मैं आपको 1,68 दे रहा हूँ उसी में काट लेता हूँ, ठीक है? तो वो चीज हुआ आपका। तो ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ मनी सर्विस के अंदर नहीं है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी, समझ गए? अब एक्शनेबल क्लेम क्या है, ठीक है, और आपका यूज ऑफ मनी क्या है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यूज ऑफ मनी और एक्शनेबल क्लेम, आइए डिफिनेशन में जाकर के ठीक से समझ लेते हैं। Actionable claim means any claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of a movable property, or to any beneficial interest in a movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant, which the civil court recognize as affording ground for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, occurring, conditional or contingent। समझ में नहीं आया? एक्शनेबल क्लेम कहने का मतलब है जो आपका क्लेम है किसी डेट के लिए, ठीक है, मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट, उस डेट को छोड़ के जो सिक्योर्ड है मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी से या हाइपोथिकेशन में, समझ गए? उन डेट को छोड़ के किसी भी डेट पे जिस पे आपका क्लेम है, समझ गए? तो एक्शनेबल क्लेम, जिस डेट पे आपका क्लेम है, तो समझाऊं कैसे मैं, खुद थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना इस वर्ड को, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा जब मुझे थोड़ा बहुत खुद समझ में ये आ जाए। मुझे भी कभी तक समझ में नहीं आया एक्शनेबल क्लेम। तो सिंपली टर्म में समझिए, किसी भी डेट पर जो आपका क्लेम है वैसा डेट नहीं जो बैंक्स के पास होता है। बैंक के पास कैसा डेट होता है? बैंक अगर लोन देता है तो क्या करता है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, या हाइपोथिकेशन करता है किसी प्रॉपर्टी पे, या प्लेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं आप, तो आपको लोन देता है वो, समझ गए? समझ में आया? तो इनके अलावा और कौन सा डेट हो सकता है सर? तो जैसे आप करते हैं, बाय द वे आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपके बैलेंस शीट में डेटर दिखता है, ये भी क्या है, एक तरह का डेट है जो आपने दे रखा है कि नहीं? डेट है ना, डेट है ना, तो उसी को कह रहा है एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। इस टाइप का क्लेम है कि नहीं है? आपका क्लेम है, तो इसी डेट के बारे में कहता है वो, मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, समझ गए? अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने ऐसा डेट जो सिक्योर्ड है उसको छोड़ करके, समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये जो डेटर है ये वैसा डेट है आपका जिसपे आपका क्लेम है, पूरी तरह से क्लेम है, पर क्या ये सिक्योर्ड है? क्या ये हाइपोथिकेशन में है किसी प्रॉपर्टी के? क्या उसने डेटर ने कुछ प्लेज किया है आपके पास? समझ गए?
तो वही चीज है। तो ये वाला डेट जो है ये कवर है, ठीक है। इसको आप बेच सकते हैं, पता है ना, ये डेटर भी बिकता है मार्केट में, डेटर भी बिकता है। क्या कहते हैं एजेंसी को, आगे आएगा आपका डेलक्रेडे एजेंट आएगा, ठीक है। वो एजेंसियां क्या करती हैं, आपसे आपका डेटर खरीद लेती हैं और आपको पैसा दे देती हैं, समझ गए। तो उसी चीज का बात किया, एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, समझ गए। तो वो कवर है, अगर इसको आप बेचते हैं तो इस पर जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी कहां पर है, हम्म नहीं, यूज ऑफ मनी कहीं डिफाइन तो नहीं किया लग रहा है, ये मनी डिफाइन हुआ है, यूज ऑफ मनी तो कहीं डिफाइन नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा मनी वाले सेक्शन में डिफाइन है। Money mean the Indian legal tender or any foreign currency, check, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveler, check, money order, postal, electronic remittance, or any other instrument recognized by Reserve Bank of India when used as consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is held for it numismatic value, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी करेंसी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है वो मनी है। यूज ऑफ मनी का मतलब हुआ पैसे का इस्तेमाल, ठीक है। सर्विस रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, ठीक है, जो सर्विस रिलेटेड है यूज ऑफ मनी के लिए, कहने का मतलब आपका हुआ एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, पैसे के लिए रिलेटेड सर्विस, ठीक है। मनी से रिलेटेड सर्विस, मनी नहीं कवर है लेकिन मनी से रिलेटेड सर्विस जो होगा एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, समझ गए। वो एक्टिविटी जो रिलेट करता है यूज ऑफ मनी से वो सारा सर्विस है। जैसे कि आप बैंक में अगर चेक डिपॉजिट करने गए तो वहां क्या है, चेक को चार्ज लेगा आपसे बैंक, ठीक है, या डीडी बनाने गए डीडी का चार्ज लेगा, तो यूज ऑफ मनी, तो यूज ऑफ मनी के लिए जो भी चार्जेस होगा वो एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, वो वहां पे सर्विस है, तो उस पर आपका जीएसटी लगेगा। एज इट इज मनी पे जीएसटी नहीं लगेगा, समझ गए। तो यही था आपका एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, यूज ऑफ मनी हो गया, कन्वर्जन ऑफ मनी हो गया। ये डिफिनेशन एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। अब आइए, supply include a specified form of supply should be for consideration and should be in the course of furtherance of business। तो हमने समझा था कि जब तक ये दो कंडीशन ना हो, जब तक ये दो कंडीशन ना हो तब तक सप्लाई नहीं कहा जाएगा, तो ये चीज यहाँ बताया गया। अब फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, सेल हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है बार्टर हो सकता है एक्सचेंज हो सकता है लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, कुछ भी हो, जो टर्म से आपको नाम देना है दे दो। अगर ये दो कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व थे तो वो सप्लाई माना जाएगा, प्लस वो गुड्स और सर्विस है तो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म सप्लाई को डिफाइन किया है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीड कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सेल एंड ट्रांसफर क्या होगा, बार्टर क्या है, सेल ट्रांसफर क्या है, शॉपकीपर सेल अ पेन फॉर 100 टू द बैंक, ये सेल ट्रांजेक्शन। कंपनी ट्रांसफर गुड फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू अ डिपो, ये भी सप्लाई है।
ट्रांसफर ऑफ गुड भी सप्लाई माना जाएगा। कैसे माना जाएगा हम लोग आगे देखेंगे, आएगा वो पॉइंट आएगा जहां आप देखिएगा कि यहाँ फैक्ट्री से अगर सामान निकल के डिपो तक जाता है तो वो भी सप्लाई होगा, पर किन कंडीशन में होगा वो आपको आगे बताएगा। बार्टर, आपने कहा कि कार ले लो, ठीक है, 5 लाख का काची के बदले 4 लाख का पुराना कार, मैं 4 लाख रुपया मल्टी कंसिडरेशन और पुराना कार, तो ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, समझ गए। डॉक्टर बोला, डॉक्टर का तुमने बाल काटा, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दिया, ये बार्टर है, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू कैसे निकलेगा आगे हम लोग जानेंगे। लाइसेंस, लीज, रेंटल, ये सारे चीज, लीज पे लैंड दिया सर्विस है, रेंट पे घर दिया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिया सर्विस है, समझ गए। प्लांट एंड मशीनरी का डिस्पोजल किया, ये भी सप्लाई है। लाइसेंस लिया आपने, ये भी सप्लाई है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है, तो कंसिडरेशन क्या होगा, डिक्शनरी मीनिंग उसका है कि द पेमेंट, ठीक। कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बीन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी जरूरी नहीं है। अब बार्टर में मनी कहाँ था, एक्सचेंज में मनी के साथ नॉन मॉनेटरी टर्म भी था, ठीक है। तो इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा फ्लो करे रिसिपिएंट से, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन भी पेमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। हाउएवर एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, लेकिन सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है डिफिनीशन पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका उतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अब आता है लेट अस एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 3 सिनेरियो, 3 सिनेरियो। पहला, डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यो। अगर ये मिसिंग है तो सप्लाई नहीं होगा, पर अगर ये प्रेजेंट होगा तो सप्लाई माना जाएगा। क्यों, समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। अगर मैंने डोनेशन दिया और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लीजिए 1000 रुपये, आपको जो करना है करिए। मैंने डोनेशन दिया, कहा ये लीजिए 1000 रुपये, लेकिन मेरे नाम का एक बिलबोर्ड बना दीजिएगा अपने दुकान के बाहर, नहीं समझे। तो वहां पे एक तरह से मैंने उससे एडवर्टीजमेंट सर्विस लिया है अपना, क्या लिया है, एडवर्टीजमेंट सर्विस। तो वहां पे समथिंग फॉर समथिंग है, ठीक है। तो अगर डोनेशन में क्विड प्रो क्यो मिसिंग है, मतलब समथिंग फॉर समथिंग मिसिंग है, तो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर समथिंग फॉर समथिंग प्रेजेंट है तो सप्लाई माना जाएगा। उसी तरह से अगर आर्टवर्क सेंड किया आर्टिस्ट ने गैलरी को एग्जीबिशन में, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं हुआ है, अभी आर्टवर्क पहुंचा है गैलरी में, कोई इंसान आएगा, देखेगा, पसंद करेगा, और जब वो परचेस करेगा तब सप्लाई होगा। क्योंकि जब मैंने आर्टवर्क गैलरी को भेजा तो यहाँ पर गैलरी ने बस मेरा आर्टवर्क लगा दिया, गैलरी मुझसे सर्विस चार्ज ले सकता है, तो हाँ गैलरी का सर्विस, गैलरी ने जो सर्विस चार्ज लिया वो सप्लाई के अंडर कवर है। लेकिन मेरा आर्टवर्क जब तक बिकता नहीं है तब तक सप्लाई कैसे मानेंगे। तो गैलरी जो सर्विस चार्ज ले रहा है उस पर गैलरी अपना टैक्स पे करे जीएसटी के अंदर, ठीक है। गैलरी जो सर्विस चार्ज ले रहा है मेरे फोटो को टांगने का, मेरे आर्टवर्क को टांगने का, उसके लिए गैलरी चाहे तो सर्विस चार्ज लेगा और जीएसटी पे करेगा। लेकिन मेरा जो आर्टवर्क मेरे घर से गैलरी तक गया उसमें कहीं भी क्या मुझे कंसिडरेशन मिला अब तक, नहीं। जब तक मेरा पेंटिंग बिक ना जाए, जब तक मेरा पेंटिंग किसी को पसंद ना आ जाए, तब तक मेरा आर्टवर्क का सप्लाई नहीं हुआ है, समझ गए। नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड, जो नो क्लेम बोनस दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, ठीक है। नो क्लेम बोनस क्या होता है, आपने क्लेम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं, आपने लिया था हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, या आपने लिया था लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब आप लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आप मरे ही नहीं, जब आप मरे ही नहीं तो आपने क्लेम नहीं किया, नहीं समझे। मतलब आप मरने बाद आप नहीं क्लेम करिएगा, आपका नॉमिनी क्लेम करेगा, तो आपके नॉमिनी ने क्लेम नहीं किया तो इसलिए आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है, ठीक है। या फिर आपने लिया हेल्थ इंश्योरेंस, आप बीमार पड़े ही नहीं, जब बीमार पड़े ही नहीं तो आपने क्लेम नहीं किया, जब आपने क्लेम नहीं किया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है नो क्लेम बोनस, समझ गए। तो क्या वो नो क्लेम बोनस
सप्लाई के अंदर आएगा? आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है, अगर हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं और वहाँ कुड प्रो क्यो समथिंग फ्रॉम समथिंग मिसिंग है, तो आप क्या कहिएगा? तो आप बोलिएगा एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि समथिंग फॉर समथिंग होना चाहिए। अगर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्विड प्रो क्यो। जब तक क्विड प्रो क्यो नहीं होगा तब तक डोनेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। समझ? जब वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा तो सप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्विड प्रो क्यो वहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा तो उस केस में देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन अ पार्ट ऑफ अ रेसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। कहा ना, आपने मुझे 1000 रुपये डोनेशन दिया लेकिन आपने कहा कि आपके नाम का मैं बोर्ड टांगू, तो यहाँ पे समथिंग फॉर समथिंग है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। मतलब मैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ेगा उस 1000 रुपये को। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि आपने मुझे 1000 रुपये दिए, अलग बात है, लेकिन उस 1000 रुपये के लिए आपने एक शर्त रखी और वो था आपके नाम का बोर्ड टांगना। Generally, institutions such as religious institution, charitable organization, a school, hospital, orphanage, old age home receive financial help or any other support in form of donation or gift from the individual donor. In order to express the gratitude towards such help support, the recipient institution place a nameplate or similar such acknowledgement in their premises. When the name of donor is displayed in recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donor act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for the payment in the form of donation. अब समझिए ये पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है ठीक है, आपने मुझे 1000 रुपया दिया पर मैंने एज अ ग्रेटिट्यूड नहीं समझे, मतलब आपने दिया मुझे आपको दिखाने के लिए कि गाइड मतलब क्या दिखाना कि ठीक है आपने दिया, तो आपने दिया तो मैंने सोचा ठीक है एक महान व्यक्ति थे, इन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, तो कम से कम लोगों को पता तो हो कि इसने 1000 रुपये दिए। तो मैं अगर सिर्फ आपका नाम लिखता हूँ, ठीक है, कहीं पर आपने पैसा दिया, आपके नाम का टेबल बनवाता हूँ और उस पर आपका नाम लिखता है कि ये विशाल कुमार के द्वारा दिया गया, मतलब मिस्टर रमेश कुमार है जो भी है द्वारा दिया गया जो पैसा है उससे बना है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पर्पस फिलैंथ्रोपिक था, आपने पैसे दिए, आपने मुझे कहा नहीं था कि मेरा नाम लिखो ही लिखो, मेरा इच्छा था मैंने लिखा। ठीक है, तो जब तक पर्पस फिलैंथ्रोपिक है, एडवर्टीजमेंट नहीं हो, इट वुड बी एडवर्टीजमेंट, जब तक ये एडवर्टीजमेंट की तरह नहीं लगेगा ना, तो या प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस, जब तक ऐसा कुछ ना हो तब तक सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ आपका नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, ऐसा लगना चाहिए कि मिस्टर रमेश कुमार, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके नीचे और लिखा हो अ कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ, इस तरह से कुछ हो, तो ये पता चल रहा है कि आप बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं अपना। तो जब तक वो अमाउंट टू एडवर्टीजमेंट नहीं होगा या अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं होगा। तो सिर्फ आपके नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? In other words, there is no obligation on part of recipient of a donation or gift to do anything. Therefore, there is no GST liability on such payment made. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, भूषण डोनेट किया ब्लैक बोर्ड योगीनाथ संस्था को, अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन योगीनाथ संस्था प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर भूषण। क्या यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन है? नहीं, बस बताया जा रहा है कि हाँ ये ब्लैक बोर्ड मिस्टर भूषण ने दिया था, मिस्टर भूषण ने कहा भी नहीं कि मेरा नाम लिखो। ठीक है, योगीनाथ संस्था ने खुद लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उनको लगा एज अ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, आदर के तौर पे कि हाँ आप एक महान व्यक्ति थे, आपने पैसे दिए थे हमें ब्लैक बोर्ड के लिए, अब ब्लैक बोर्ड ही दिया था तो आपका नाम हम लिखवा देते हैं। पर अगर उसी बोर्ड में ऐसा लिखा जाए श्रीमती दुर्गा देवी डोनेट की कुछ पैसा टेम्पल को द मेमोरी ऑफ her late father, the temple trust constructed a room in the temple complex
फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में कोई भी रेफरेंस या मेंशनिंग नहीं है बिजनेस एक्टिविटी का डोनर के। लेकिन अगर बिजनेस एक्टिविटी का लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल श्रीमती दुर्गा देवी, डायरेक्टर ऑफ ABCD प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी विच एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां पर जब ऐसा लिखा जाएगा तो यहां से क्लियरिटी हो रहा है कि हाँ यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो उस केस में डोनेशन GST के अंदर कवर हो जाएगा। तो कौन से 3 कंडीशन अगर मेट होते हैं तो दिया गया डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं माना जाएगा सप्लाई। अगर गिफ्ट और डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट एंड डोनेशन एंड पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, ठीक है, इट लीड टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ना हो आपके बिजनेस का, ठीक, ऐसा लिखा होना कि डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी, नो प्रॉब्लम, डोनेटेड बाय मिस्टर ABCD, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो कैसे आदर शो किया जा रहा है कि हाँ इस व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों का दान दिया हमारे को, ठीक है, ये बताया जा रहा है। हाँ बाकी तो कितना दान देता है लोग सब जानता ही है, समझ गए। अब उसी तरह से आर्टवर्क में वही बताया गया, कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ है from the gallery to the artist when the artwork are sent to the gallery for exhibition, therefore same is not a supply। अब क्योंकि फोटो यहाँ पहुंचा, लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं लोग देख रहे हैं, जब तक कोई खरीदे नहीं उस आर्टिस्ट को पैसा मिलना नहीं है, तो आप अब क्या कहेगा, नहीं नहीं तुम्हारा फोटो यहाँ लगा है बस मुझे GST चाहिए, सही नहीं ना है। एक इंसान जिसका फोटो बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं, हाँ गैलरी अपना सर्विस चार्ज जो ले रहा है उसके लिए गैलरी GST पे करेगा, गैलरी जाने, लेकिन एक आर्टिस्ट को टैक्स कब तक नहीं लगेगा, जब तक उसका आर्टवर्क बिक ना जाए, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन अ बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्टवर्क, जब बायर सेलेक्ट कर लेगा पर्टिकुलर आर्टवर्क तब वहां पे माना जाएगा एक्चुअल सप्लाई टेक प्लेस एंड GST वुड बी पेएबल एट अ टाइम ऑफ सच सप्लाई, ठीक है। अगर नो क्लेम बोनस दिया गया किसको, इंश्योर्ड पर्सन को, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ठीक है। नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, समझिए ये था इंश्योरेंस कंपनी, ये थे आप मरे नहीं इसलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया, नो क्लेम बोनस। कंसिडरेशन किसने दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। कंसिडरेशन किसने दिया, कंसिडरेशन कैसे किसने दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो आपने सर्विस क्या दिया था, नहीं मरने का सर्विस दिया था, तो इसके लिए GST लगना सही नहीं है ना। तो वही चीज कहा गया कि आप नहीं बीमार पड़ने का सर्विस दिया था, ये आपकी सर्विस थी कि आप बीमार नहीं पड़े, ये आपकी सर्विस थी, क्या सर्विस थी कि आप बीमार नहीं पड़े, ये आपकी सर्विस थी कि आप मरे नहीं, तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने नो क्लेम बोनस देगा, आपने क्लेम नहीं किया तो इसके हिसाब से GST वसूलेगी। तो आप बोलिएगा अच्छा तो मर ही जाता हूं, ठीक है, बीमार ही पड़ जाता हूं, तो वही चीज है। इसलिए सरकार ने कहा है कि इस पे भी GST, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस आपके द्वारा नहीं माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, कि आप नहीं मरे, आप नहीं बीमार पड़े, ये सर्विस नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम अ पर्सन टू अ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने बेसिकली यहाँ पे सर्विस क्या दिया, मरने का नहीं, आपने क्लेम नहीं करने का सर्विस दिया, समझ गए। आपने क्लेम नहीं किया, ये आपने सर्विस दिया, और इसने आपको उसके लिए नो क्लेम बोनस दिया, समझ में आया। अब ये नो क्लेम बोनस आपको एज इट इज कैश नहीं देता, नो क्लेम बोनस आपके प्रीमियम जो पेएबल है उसमें से लेस कर दिया जाता है, मतलब आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, समझे। तो उसी चीज के बारे में बताया गया है, द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज whether deduction on account of no claim bonus allowed by the insurance company from the insurance premium payable by the insured can be considered as consideration for supply
provided by the insured to the insurance company for agreeing to obligation to refrain from an act of lodging insurance claim। मतलब आपने क्लेम नहीं किया, ये सर्विस दिया। agreeing to the obligation to refrain from an act क्या है, ठीक है, ये आपको अगर जानना हो तो एक लेक्चर है सीए फाइनल का, उसको मैं इसके वीडियो के लास्ट में लिंक कर दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे क्लियरिटी से बताया गया है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, टू डू एन एक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, वहाँ पे आप वो समझिएगा। हो सकता है हम लोग के सिलेबस का भी पार्ट हो तो हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। पर फाइनल में क्लियरिटी से बताया गया है कि एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट क्या है। बेसिकली ये क्या हुआ, आपका सर्विस क्या हुआ, आपने क्या सर्विस दिया, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एक एक्ट को नहीं करने का। कौन सा एक्ट? इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने का एक्ट। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपके इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेबल था उसमें से नो क्लेम बोनस को लेस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, मतलब आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए कहा गया एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर द इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट when no claim is made by the insured person during the previous insurance period. The customer insured procured insurance policy to indemnify himself from any loss, injury as per the term of policy and is not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of NCB। कहने का मतलब आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? लॉस से बचने के लिए, इंजरी से बचने के लिए। जो भी आपको लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा, इसके लिए आप लेते हैं। समझ गए? तो क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया तो क्या माना जाए कि आपने सर्विस दिया टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग कंप्लेन, ठीक है, लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम फॉर, समझ गए? इट इज देयरफॉर क्लैरिफाई किया गया कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय यू to the insurance company in form of agreeing to obligation to refrain from an act of lodging insurance complaint during the previous year, and NCB cannot be considered as consideration for any supply provided by the insured to the insurance company। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? अब ये सोच रहा है कि यार कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं होगा जब तक कि शेड्यूल 1 में कवर ना हो, यही सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए? नो क्लेम बोनस के लिए क्या कहा गया कि नहीं माना जाएगा कि आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, किसके लिए? कि आपने सर्विस दिया है। कैसा सर्विस? सर्विस बाय वे ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस कंप्लेन, ये है सर्विस। ठीक है, एग्रीइंग टू द, यहाँ से एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम, ये आपका सर्विस था। अब दूसरा पैरामीटर क्या था? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका एक एक्सेप्शन था, क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर द कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, अगर मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है कंसिडरेशन के लिए तो वो सप्लाई माना जाएगा। समझ गए? तो एक एसेंशियल जीएसटी essentially a tax only on commercial transaction। जब तक कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना हो, मैंने पर्सनल यूज के लिए हो, तब तक जीएसटी वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, hence only those supply that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST। समझ गए? Resultantly any supply made by individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business। तो सिंपल टर्म में यही करना है कि अगर बिजनेस के लिए नहीं है, समझ गए, बिजनेस के लिए नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई नहीं माना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। 3 कंडीशन था, एक क्या था? गुड्स हो, सर्विस हो, दूसरा क्या था? कंसिडरेशन हो,
तीसरा क्या था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हो, समझ गए। तो एनी एक्टिविटी undertaken in course of furtherance of business would constitute a supply. In order to understand the term in the course or furtherance of business, we need to first understand the term business. अब यहाँ डिफाइन किया है बिजनेस को। बिजनेस का मतलब क्या होगा, इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन etc whether or not undertaken for a monetary benefit। हो सकता है monetary benefit के लिए ना हो, फिर भी वो बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। अब उसी को डिफाइन किया है, बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन इवन देयर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल एंसिलरी टू इट, इससे जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी होगा वो भी, एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम कंटिन्यूटी, समझिए। सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस, provision of facility by club association to its member for consideration, admission for consideration to any premises, चिड़ियाघर, समझ गए। सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस accepted in the course or furtherance of trade or profession, एग्जाम्पल डायरेक्टर, वो होल्ड करता है ऑफिस, सर्विस है, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, जब तक कि डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय है तो उस केस में सर्विस नहीं होगा, पर जब डायरेक्टर मीटिंग होता है तो वहाँ सिटिंग फी मिलता है, वो सिटिंग फी सर्विस में आएगा, ठीक है। वो सिटिंग फी सर्विस में आएगा, वो 194J में टीडी सेक्शन में आएगा, टीडी सेक्शन में 194J में आएगा, लेकिन जब उसको सैलरी मिलेगा तो 192 में आएगा, समझ गए। एक्टिविटी ऑफ अ रेस क्लब, ठीक है, एन एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटी, समझ गए। तो बिजनेस का डिफिनेशन अपना दिया हुआ है, रीड कर लीजिएगा एज इट इज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऋषभ बाई अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए किया, उसके बाद उसने उसे बेच दिया। क्या ऋषभ ने कार कंसिडरेशन के लिए बेचा? क्या कार, सबसे पहला चीज, सबसे फर्स्ट चीज क्या सप्लाई, क्या कार गुड्स या सर्विस है? तो हाँ, कार गुड्स है। क्या ऋषभ ने कार पैसे के लिए बेचा? हाँ, तो ऋषभ ने कार पैसे के लिए बेचा, तो गुड्स भी है, कंसिडरेशन भी है। क्या ऋषभ का कार बेचना उसका धंधा है? नहीं, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिसिंग है। जब ये मिसिंग है तो क्लियर है कि क्या सेल ऑफ कार जो है वो ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋषभ के लिए सप्लाई नहीं है। जब ऋषभ के लिए सप्लाई नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो अब क्या लिखिएगा, एज पर सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर द कंसिडरेशन बाय द पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है, टू कंस्टिट्यूट a supply, a transaction to be a supply is that it should be in a course or furtherance of business. But in the given case, the Rishabh sells the car is not in the course or furtherance of business. Therefore, the given case is not a supply. Hence, the GST will not be applicable. आपको अपने आंसर जो है आपको बुक से लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। वर्डिंग बुक का यूज कर सकते हैं, वर्डिंग आईसीआई वर्ड खोजता है, वर्ड, क्या आपने वो वर्ड यूज किया? क्या आपने वो 3 पैरामीटर लिखे? कौन से 3 पैरामीटर? गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये 3 कंडीशन आपने लिखे हैं तो नंबर मिलेगा, चाहे वो 3 कंडीशन आपने कैसे भी लिखे हो अपने आंसर के अंदर, समझ गए। मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल एंड ईयरिंग टू आभूषण ज्वेलर। अब समझिए, क्या मणिकर्णिका ये जो अपना बैंगल बेच रही है क्या गुड्स है? हाँ, गुड्स है। क्या कंसिडरेशन मिलेगा उसे? हाँ, कंसिडरेशन मिलेगा। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है मणिकर्णिका के?
नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, therefore supply of goods or service as a vocation is also a supply under GST. Sudharam Acharya, a famous actor, paint some painting and sell them. The consideration from such sale is to be donated to charitable trust. फर्क नहीं पड़ रहा आप अपना कंसिडरेशन कहाँ दान कर रहे हो, उससे क्या मतलब है, आप कहाँ दान करने वाले हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है क्या सुदामाचार्य गुड्स है, क्या कंसिडरेशन मिला, तब लास्ट चीज क्या है, क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो हाँ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। फर्क नहीं पड़ रहा ना, फर्क नहीं पड़ रहा। वोकेशन, आप एक्टर हैं ठीक है, पर आप पेंट बना क्यों रहे हैं, बिजनेस करने के लिए ना, समझ गए। तो पेंट सम पेंटिंग एंड सेल देम, ये आपका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। आप पेंटिंग इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि आपका बिजनेस नहीं था, आपने सोचा एक्टर हूं तो लोगों को लगेगा कि प्रोफेशनल एक्टर है तो पेंटिंग बना के बेच रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज अ वोकेशन इज ऑल्सो अ सप्लाई अंडर जीएसटी, समझ गया। वोकेशन का अर्थ क्या होता है ये सोच रहा हूँ। वोकेशन का अर्थ होता है मतलब कि आप अपने मेन लाइन ऑफ बिजनेस से या प्रोफेशन से अलग होके कुछ और करते हैं, मतलब कुछ और करना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं पेंटिंग भी करूँ, समझे, तो वो वोकेशन के अंदर आता है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, तो मणिकर्णिका का काम गोल्ड बेचना नहीं था, बट यहाँ पे क्लियर है पिक्चर कि आप एक्टर हैं ठीक है, पर आप पेंट बना क्यों रहे हैं, बेचने के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस करने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं। इसलिए पेंटिंग नहीं बना रहे क्योंकि आपको बिजनेस नहीं था, आप एक्टर थे, पेंटिंग बना के यूं ही बेचना था। यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस माइंड है, यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है, समझ गए। ये वोकेशन के अंदर कवर होता है। और एक और चीज कहा था ना, वेदर और नॉट देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप रेगुलर पेंटिंग बेच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कंटिन्यूटी में पेंटिंग बेच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप लार्ज वॉल्यूम में पेंटिंग बेच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप इस महीना बेचते हो, अगला महीना नहीं बेचते, फिर 3 साल बाद बेचते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी से फर्क नहीं पड़ रहा कि बिजनेस आपका कैसे कहलाएगा। बिजनेस इज बिजनेस, डजेंट मैटर कि आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, लार्ज वॉल्यूम में कर रहे हो, कंटिन्यूटी में कर रहे हो कि रेगुलरिटी में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिजनेस इज बिजनेस, तो यहाँ पे ये बिजनेस है, समझे। ये आप नहीं कह सकते कि पेंटिंग बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। मणिकर्णिका का अपना गोल्ड बैंगल बेचना बिजनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पेंटिंग बना करके, आप भले ही एक्टर थे, पर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगा कि मैं पेंटिंग बना के पेंटिंग बेचूं, तो ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ट्रस्ट काइंड ह्यूमन, द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाई एज सप्लाई एज इट इज अ मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन आर प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी आपको बताया था क्या, डबल ए, उसमें क्या लिखा हुआ था, मेंबर को दिया गया सर्विस है, मेंबर द्वारा दिया गया सर्विस सप्लाई में आएगा, था ना, वही चीज है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, RWA, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो सर्विस प्रोवाइड करता है ऑफ डिपोजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंट इन ल्यू ऑफ सम नॉमिनल चार्ज। अगर बिजली बिल 1000 रुपए का है तो बोलता है कि मैडम आप क्या जाइएगा, आप मुझे 1100 रुपए दे दीजिए, मैं जमा कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो 100 रुपया है ये सर्विस चार्ज है, और ये जो सर्विस दिया गया ये टैक्सेबल है, ये जीएसटी के अंदर है। ये 1000 रुपया तो खैर बिजली बिल है, समझ गए। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय अ क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर इज इंक्लूडेड इन डिफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्यों, ये कहा गया था कि जो भी है, ठीक है, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, ठीक है। तो ये और ये सेपरेट एंटिटी माना जाएगा, किसके लिए, जीएसटी के पर्पस के लिए, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस
फॉर अ कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ बिजनेस। जू के अंदर एंट्री मिलता है, टिकट लेता है 30 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, सर्कस देखने जाते हो, थिएटर जाते हो, तो जहां भी आपका एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस फॉर अ कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ बिजनेस। समझ गए? वही एग्जाम्पल दिया है, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ सर्कस, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क, I consider supply as these are service by way of admission of person to any premises for a consideration. Business include activity of a race club, including by way of register or a license to bookmaker or activity of a licensed bookmaker in such club. Royal Turf Race Club is engaged in facilitating the wagering, betting लगा रहा है, सट्टा लगा रहा है घोड़ा के रेस पे. Transaction on horse plays through टॉलिस्टर. टॉलिस्टर वो मशीन होता है जो बेटिंग का रिकॉर्ड रखता है. For providing the service of facilitating wagering transaction, रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट कमीशन. तो ये जो कमीशन मिल रहा है ना ये सर्विस देने का, वो बिजनेस है और इस कमीशन पे जीएसटी लगेगा. समझ गए? Commission is deducted and retained by the club from total bid value, said service amount to supply as the activity of a race club. समझ गए? ये नहीं कि आपने 1000 रुपये का सट्टा लगाया तो 1000 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई है. हो सकता है 1000 रुपये का सट्टा का 50 रुपया चार्ज हो तो 50 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई है. समझ गए? There is one exception to course or furtherance of business. अब वो क्या है? Import of service for the consideration whether or not in the course of furtherance of business. अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया है तो भले वो बिजनेस के लिए ना हो फिर भी सप्लाई माना जाएगा. यही एक एक्सेप्शन है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या. सबसे पहले बताया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम लोग क्लियर हो चुके हैं. उसके बाद हमें पढ़ाएगा वो शेड्यूल 1. शेड्यूल 1. ठीक है. Ramaya, a proprietor, had received the architect service from his personal residence from an architect in Newark, USA, at an agreed consideration of $5,000. $5,000. ठीक है. The import of service by Ramaya is supplied under section 7(1)(b), through it is not a course or furtherance of business. अपने घर के लिए लिया था, पर्सनल घर के लिए. ठीक है. लेकिन फिर भी वो पर्सनल रेसिडेंस के लिए लिया था, पर्सनल रेसिडेंस के लिए. तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, अपना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं लिया था, अपना फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं लिया था सर्विस. लेकिन फिर भी ये सप्लाई माना जाएगा. पर्सन कौन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए? तो रमाया लायबल होगा. कैसे लायबल होगा आगे आएगा जवाब, तो पढ़ेंगे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस. ठीक है. वेयर द supplier, when the supplier is located in non-taxable territory and recipient located in taxable territory, the person who liable to pay tax, the person located in taxable territory. ठीक है. तो रमाया लायबल होता है, रिवर्स चार्ज आता है यहाँ पे. ठीक है. तो आगे आएगा. अभी के लिए बस इतना ही समझिए. अब शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में है आपका 4. ठीक है. ये 4 चीजें. सबसे पहले हम लोग चौथा समझेंगे. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है. मिसिंग क्या है? कंसिडरेशन मिसिंग है. कंसिडरेशन मिसिंग है. कंसिडरेशन मिसिंग है. पर कंसिडरेशन मिसिंग है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फिर भी सप्लाई होगा. कब? अगर फॉर एग्जाम्पल कैसे समझिएगा, मान लीजिए ये बंदा जो न्यूयॉर्क में है इसने आपको सर्विस दिया, किसके लिए? आपका फैक्ट्री बनाने के लिए. और ये बंदा अगर मिस्टर एक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर कंसिडरेशन आप नहीं पे कर रहे हैं, अगर कंसिडरेशन आप नहीं पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्यों नहीं होगा? ये कंसिडरेशन मिसिंग है. फर्स्ट केस सेक्शन 7 क्या कहा था? कंसिडरेशन जरूरी है सप्लाई के लिए. तो कंसिडरेशन मिसिंग है तो सप्लाई नहीं होगा. तो बोलेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो भी था. तो वहां ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर द कंसिडरेशन, फॉर द कंसिडरेशन. तो वहां भी कंसिडरेशन था. मिसिंग क्या था वहां पे? वहां मिसिंग था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस.
हाँ तो ठीक है, कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये मिस्टर एक्स, ये जो फैक्ट्री वाला बंदा है, इसी का रिलेटिव होगा, मतलब रिलेटेड पर्सन होगा, या फिर ये क्या होगा, हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, इसी का एस्टेब्लिशमेंट है बाय द वे ये, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इसको कहता है डिस्टिंक्ट पर्सन। आगे पढ़िएगा, समझ गए। अगर ऐसा कोई केस है तो भले यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो, शर्त यह है कि फैक्ट्री बनने के लिए होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो उस केस में सप्लाई माना जाएगा। तो आप उसको याद कैसे रखिएगा, सवाल आता है कि लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। फिर आपको चेक करना है क्या कंसिडरेशन है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन भी है, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा कि ये सप्लाई तो होगा ही होगा, किसी भी हाल में सप्लाई होगा, किसी भी हाल में सप्लाई होगा, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, चाहे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के साथ अगर कंसिडरेशन भी है क्वेश्चन में, तो सप्लाई होगा ही होगा, चाहे कोई भी केस हो जाए, ठीक है, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो, सप्लाई होगा। लेकिन फिर आप चेक करिएगा क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या, अब आप यहां से आगे बढ़िएगा और फिर चेक करिएगा क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आप ऐसे चेक करिएगा, समझिए कैसे। पहला स्टेप जो था गुड्स और सर्विस है कि नहीं, तो सर्विस है। क्या कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तब आगे चेक करना है। अगर कंसिडरेशन आपको मिल गया तब तो वो सर्विस होगा ही होगा, तो उस केस में आप क्लाउज बी से बताइएगा, ना कि आप शेड्यूल 1 में आइएगा। शेड्यूल 1 में कब आइएगा, अगर कंसिडरेशन मिसिंग होगा तब आगे चेक करना है कि क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, समझ गए। तो जो सप्लाई का डिफिनीशन था उसका पहला क्वेश्चन चेक करिएगा, दूसरा चेक करिएगा, अगर दूसरा मिसिंग होगा तब तीसरा चेक करिएगा, और तीसरा मिल गया तो शेड्यूल 1 के अंदर, अगर तीसरा नहीं मिला तो सप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है, तो सप्लाई होगा ही नहीं, समझ गए। जब ये मिल गया तो आपको फिर इसमें एक और चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या रिलेटेड पर्सन है प्लस डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, ये चेक करना है। ये कंफर्म होने के बाद ही सप्लाई हो पाएगा, अन्यथा सप्लाई नहीं होगा, समझ गए। मैंने विदाउट कंसिडरेशन से मतलब नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद आपको ये चेक करना है, तभी सप्लाई माना जाएगा, अन्यथा सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग पहले वाला पे, ये है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ये क्यों लाया गया, समझिएगा। आपने एक कैपिटल गुड खरीदा, ठीक है, बिजनेस एसेट, आपने एक बिजनेस एसेट खरीदा, आप उसका यूज कर रहे थे। जब आपने बिजनेस एसेट खरीदा तो ऑब्वियस सा बात है, जो बिजनेस एसेट होता है उस पर हाई आईटीसी होता है। बाद में मान लेते हैं 2 लाख रुपया का जीएसटी था उस पर, ठीक है, तो इस जीएसटी को आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लिया होगा, क्लेम किया कि नहीं किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लिया होगा, अपना वही वॉलेट, जो आपका वॉलेट था जीएसटी का वॉलेट, उसमें 2 लाख रुपया ले लिया होगा और टैक्स पे करने के लिए यूज किया होगा। लेकिन आपने क्या किया, इस बिजनेस एसेट को बेच दिया, 2 लाख अवेल करने के बाद आपने इसे बेच दिया, ठीक है। जब आपने इसे बेच दिया तो सरकार बोलेगी ना कि तुमने 2 लाख रुपए एक हैवी जीएसटी अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वही कहा वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड।
अगर अवेल नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अवेल कर लिया, उसके बाद तुम कह रहे हो कि विदाउट कंसिडरेशन बेच दिए हैं, विदाउट कंसिडरेशन बेचे हैं, तो सर विदाउट कंसिडरेशन बेचे हैं तो सप्लाई नहीं होगा, तो सप्लाई नहीं होगा सर, तो हम आपको जीएसटी देंगे नहीं। पर हम 2 लाख रुपया का जीएसटी ले चुके हैं। ये एक बिजनेस प्रैक्टिस था जहां पे दिक्कत क्या सरकार को हो रहा था कि एक इंसान क्या करता था, जाकर के एसेट खरीद लेता था, ठीक है, और उस पर जीएसटी देता था और उसका सप्लायर जीएसटी जमा करता था, फिर ये इंसान जाके उस एसेट को किसी दूसरे को दे देता था विदाउट कंसिडरेशन बोल के, और कहता था कि यहाँ से तो जीएसटी दिए थे वो वापस क्लेम कर लिए 2 लाख रुपये आईटीसी के रूप में, अब एक काम करते हैं बिना पैसा का इसको दे देंगे और ये अपना यूज करेगा। तो इससे क्या हुआ, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो गया, 2 लाख रुपए जीएसटी मिला नहीं उस सामान पे, नहीं मिला ना, बिजनेस एसेट था, इन्वेंट्री तो था नहीं ना, नॉर्मल गुड्स कि ट्रांसफर होता गया और यूज होता गया, इस एसेट को यूज करना था लॉन्ग टर्म के लिए, पर इसने यूज किया नहीं। क्या किया इसने, जीएसटी बचाने के लिए क्या किया, पहले जाकर खुद खरीद लिया, फिर किसी और इंसान, खरीदना इसको था बेसिकली, तो इसने कहा तुम जाके खरीद लो, तुम जीएसटी पे करोगे सप्लायर को, सप्लायर जीएसटी चढ़ाएगा, तुम आरटीसी अवेल कर लेना और हमको बोल देना कि बिना पैसा का बेच दियो बाद में, तो तुम पर शेड्यूल सेक्शन 7 के हिसाब से जीएसटी लगेगा नहीं, तुम भी खुश, हम भी तुमको सामान का कीमत दे ना दे अलग बात है, हो सकता है शुरू में पैसा ही दिया हो, जो भी हो, ठीक है, 2 लाख रुपए तो बच जाएगा ना जीएसटी वाला, आया समझ में। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये लाया गया कि अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोजल करते हैं, मैंने कहना लीज पे ना दे रहे हो, रेंटल पे ना दिए हो किसी को, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिए, डिस्पोज कर दिए ऑफ अ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड, जहां आपने आरटीसी का अवेल कर लिया था, उस केस में आपको विदाउट कंसिडरेशन अगर दीजिएगा तो सप्लाई माना जाएगा। तो सर विद कंसिडरेशन देंगे तो क्या होगा, तो सप्लाई है ही सेक्शन 7 के अंदर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन वाला केस, समझ गए। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये चीज क्या था, तो ये बोला गया अगर आप गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में, भले हुए वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन हो, कहने का मतलब कि ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर ए का सन है, तो इसने इसे सामान दिया किस लिए कि यार बेटा नया दुकान खोला है तो तुम सामान ले जाओ, लेकिन अगर आपने इसे सामान दिया यूं ही यूटिलाइज करने के लिए तब कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इन चारों में एक चीज कॉमन है, इसको छोड़ के इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, समझ गए। अगर आपने अपने बेटे को, मतलब सॉरी इस इंसान ने अपने बेटे को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में दिया, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन दे दिया, बोला ऐसा है कि तुम ले जाओ ये सामान तुम अपने दुकान में बेचो, तो ये भी सप्लाई है भले विदाउट कंसिडरेशन हो, समझ गए। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है कि मेरा एक यूनिट यहाँ है, ठीक है, दिल्ली में, और मेरा एक यूनिट गुजरात में है, अगर मैं इस यूनिट से इस यूनिट तक सामान भेजूंगा ना तो विदाउट ऑफिस से मतलब मेरा स्टॉक मूवमेंट होगा, स्टॉक है मेरा, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ भेजा, अगर ये बंदा ऑब्वियसली बात है रजिस्टर्ड हुआ गुजरात में, ये रजिस्टर्ड है यहाँ, दोनों का पैन सेम है पर दोनों का जीएसटीएन अलग है, समझ गए, दोनों का जीएसटीएन अलग है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन वही होता है जिनका पैन सेम हो बट जीएसटीएन अलग हो, लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, जिनका पैन सेम हो लेकिन जीएसटीएन अलग हो, माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग हो, ठीक है, कैसे अलग होगा, तो खाली स्टेट कोड अलग रहता है, ठीक है, इसका स्टेट कोड बाय द वे 12-13 जो भी हो, इसका स्टेट कोड 14-15 कुछ रहेगा और लास्ट में कुछ 2 डिजिट रहेगा यूं ही, ठीक है। तो उस केस में कहा जाता है कि अगर दोनों बंदा का अलग अलग जीएसटी है तो इसके यहाँ से यहाँ भी अगर स्टॉक मूवमेंट हुआ तो वहां भी जीएसटी लगेगा,
इसका वैल्यूएशन कैसे होगा अलग चीज़ है, वो दूसरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है, हो सकता है आपके सिलेबस का पार्ट भी ना हो, फाइनल का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर होता है कैसे पर्सन के बीच जिनका पैन सेम है लेकिन जीएसटीएन अलग है, समझ गए, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। वहाँ भी इस बंदे को जीएसटी जमा करना पड़ेगा, भले इस बंदे से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, ये सेम यूनिट है तो कंसिडरेशन थोड़ा देगा। लेकिन बोला गया कि गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपी इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो कहा गया कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को एसी देता है, 35,000 रुपया का लैपटॉप गिफ्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जीएसटी नहीं, लेकिन वो उसी साल फिर 50,000 रुपया का एसी गिफ्ट करता है, तो अब इस एसी पे जीएसटी लगेगा। क्या बोला? इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में सारा गिफ्ट मिला के 50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही 50,000 से एक्सीड करेगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अब अवश्य बात है, प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई तभी माना जाएगा अगर एजेंट अंडरटेक किया सप्लाई के लिए, ठीक है, एजेंट से प्रिंसिपल को तो भी, ये चीज क्लियर रखिएगा। प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई करने के लिए दिया या फिर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई रिसीव करके इसको दे रहा है, मतलब एजेंट इससे रिसीव करके इसको दे रहा है तो भी सप्लाई माना जाएगा, या प्रिंसिपल इसको गुड्स दिया है इसको बेचने के लिए तो भी सप्लाई माना जाएगा। शर्त ये होता है, आगे पढ़िएगा, ये जो एजेंट है, ये जो एजेंट है, इसको कहते हैं पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट, ये एजेंट ये जो सप्लाई करेगा यहाँ पे इनवाइस अपने नाम का इशू कर रहा हो, तब यहाँ पे ये एजेंट इनवाइस जो है अगर अपने नाम का इशू करता है, अपने नाम का, अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवाइस इशू करेगा ये, तो उस केस में सप्लाई नहीं होगा। आगे जब इसका एनालिसिस पार्ट आएगा तो वहां आप देखिएगा कि जब एजेंट अपने नाम का इनवाइस इशू करेगा तभी माना जाएगा कि सप्लाई, ये वाला पोर्शन सप्लाई है। अगर एजेंट इसी के नाम का इनवाइस इशू करेगा तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एजेंट अपने नाम पे गुड्स रिसीव करेगा तो ये वाला सप्लाई माना जाएगा, लेकिन अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे इनवाइस लेगा तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा, समझ गए। तो बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बाय एन एजेंट to his principal where the agent undertake to receive such good on behalf of principal। समझ गए? तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सर्विस नहीं है, सिर्फ गुड्स है यहाँ पे। अब ये इसका एनालिसिस पार्ट है, तो लगता है आज काफी लंबा हो चुका है। तो शेड्यूल 1 आपको, अच्छा मैं शेड्यूल 1 पढ़ा चुका हूँ फाइनल वाले में, तो उसका लिंक यहाँ पे अटैच कर दूंगा, और नहीं उसको, हाँ उसका लिंक ही यहाँ अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है, लिंक अटैच कर देंगे या फिर इसके प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा उसको भी, तो आप वहाँ से शेड्यूल 1 और ये देख लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल 1, 2, 3 तीनों वहाँ पढ़ाया गया है, समझ गए। उसके बाद आपका शेड्यूल 1, 2, 3 वो तो लिंक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन देखें या फिर आपको मैं शेड्यूल 1 पढ़ा ही दूं फिर से? एक काम करते हैं, शेड्यूल 1 कल के लिए रखते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में यहाँ भी फिर से पढ़ा ही दूंगा, ठीक है, इंटर वाले पार्ट में। वैसे तो वर्ड टू वर्ड सेम है, कोई फर्क नहीं है आपके उनके शेड्यूल 1 में, लेकिन अलग लेक्चर रहेगा तो आपको टॉपिक वाइज ढूंढना भी आसान होगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं।